हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 14। ठीक है ना। एक्सरसाइज 14 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उन्हें हम बोर्ड पर करेंगे। ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, तो आपको बड़े ध्यान से ही समझते हुए इसको चलना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। ठीक है ना। इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है जो डायरेक्शन कोसाइंस या दिक् अनुपात का नहीं है, ये हमें देखना है। तो सॉल्यूशन में देखो क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा ग्रुप डायरेक्शन कोसाइंस का नहीं है। तो उसके लिए आपने पढ़ा था रिलेशन डायरेक्शन कोसाइंस में क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। बात क्लियर है। एल डायरेक्शन कोसाइंस होता है एक्स एक्स के साथ में जो अल्फा एंगल बनाता है वो, एम वाई एक्सिस के साथ में, एन जेड एक्सिस के साथ में। ठीक है ना। तो मान लो कि इसमें हम ए लेते हैं सबसे पहले, तो एल इक्वल टू आपको 1 मिलेगा, एम इक्वल टू 1 मिलेगा, एन इक्वल टू 1 मिलेगा यहाँ से। तो आप इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करके देख रहे हो, अगर ये संतुष्ट होता है, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि यस ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं। अगर ये इक्वेशन संतुष्ट नहीं होगी, है ना, सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो हम क्या बोलेंगे कि ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है। तो पता चल जाएगा हमें कौन सा डायरेक्शन कोसाइंस का ग्रुप इसमें से नहीं है। हमें जो नहीं है वो फाइंड करना है। बात क्लियर हुई। तो एल स्क्वायर करेंगे यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इधर मिला हमें 3 और इधर मिल गया हमें 1। तो 3 इज नॉट इक्वल टू 1। तो हमने कहा कि ये जो ग्रुप ए है ये ग्रुप डायरेक्शन कोसाइंस का नहीं है। ऐसे हमने इसको चेक किया। अब देखो बी आप चेक करो, बी में आपको क्या मिल जाएगा, एल इक्वल टू 0, एम इक्वल टू 0 एंड एन इक्वल टू -1। तो आप क्या करोगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 में वैल्यूज पुट करोगे। तो एल स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर, एम स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर, एन स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी यह आपको मिल जाएगा 1 इक्वल टू 1। तो हम बोलेंगे कि ये जो बी पॉइंट का ग्रुप है ये डायरेक्शन कोसाइंस का ग्रुप है। बात क्लियर हुई है ना। इसके अंदर ये जो ग्रुप हमें ग्रुप बी मिला है वो क्या है, दिक्कोज्याओं का ग्रुप है। बात क्लियर हुई। क्यों है दिक्कोज्याओं ग्रुप, क्योंकि वो 1 इक्वल टू 1 मिला। अगर हमें ऐसा मिलता कि 3 इक्वल टू 1, तो 3 तो इक्वल है नहीं 1 के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्रुप हुआ वो डायरेक्शन कोसाइंस का नहीं है। सिमिलरली अगर यहाँ हम देखेंगे तो इसमें भी यही काम करना है, ये भी आपको डायरेक्शन कोसाइंस का ग्रुप मिलेगा और ये भी आपको डायरेक्शन कोसाइंस का ग्रुप मिल जाएगा। मतलब ये तीनों तो दिक्कोज्याएं हैं, दिक्कोज्याओं का ग्रुप है एल एम एन का, लेकिन ये जो पॉइंट ए है वो दिक्कोज्याओं का ग्रुप नहीं है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंसीडर अ पॉइंट P सच दैट OP इक्वल टू 6 एंड OP वेक्टर मेक्स एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद OX एंड OY एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना। उसने कहा कि एक आप पॉइंट P मान लो कहीं पे भी कार्टेशियन प्लेन में, और उसमें जो OP लेंथ होगा वो 6 होगा और OP वेक्टर जो बनेगा वो x एक्सिस के साथ में तो 45 डिग्री का एंड y एक्सिस के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। फिर उसने कहा देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विल बी। तो आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बिंदु P का स्थिति सदिश क्या होगा वो हमें ज्ञात करना। तो देखो समझेंगे इसको। सबसे पहले इसे हम डायग्राम से समझते हैं। ठीक है ना। मान लो कि 3D कार्टेशियन प्लेन में ये आपके पास 3D कार्टेशियन प्लेन है, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा z एक्सिस। तो आपने रेंडमली कहीं पे भी इस कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट P मान लिया इस तरीके से। ठीक है ना। तो उसने कहा कि ये अगर ओरिजिन है तो जो OP लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की ये जो OP लेंथ है वो आपको 6 मिलेगी, 6 यूनिट। ठीक है ना। ये जो OP वेक्टर में जो इसका मॉडुलस है या मैग्नीट्यूड है वो आपको कितना मिलेगा, 6 यूनिट मिलेगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। फिर उसने कहा कि ये जो OP वेक्टर है यहाँ से, ये जो OP वेक्टर है वो x एक्सिस के साथ में कितने डिग्री का भाई, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। y एक्सिस के साथ में ये बनाता है 60 डिग्री का एंगल, और हमने मान लिया कि z एक्सिस के साथ में वो गामा एंगल बनाता है। ठीक है ना। तब आपको इस बिंदु P का इस सदिश ज्ञात करना है और आपके पास ये सारी वैल्यूज गिवन है। बात क्लियर हुई। तो देखो किस तरीके से करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेंगे लेट पॉइंट P, ठीक है ना, OP वेक्टर
makes 45 degree and 60 degree with x and y axis respectively। ठीक है ना, जो OP वेक्टर है उसने क्या किया, हमने पॉइंट P माना, फिर जो OP वेक्टर है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री एंगल बना रहा है x एक्सिस और y एक्सिस के साथ में। ठीक है ना, एंड लेट गामा विद द जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के साथ में वो कितना एंगल बनाता है, गामा एंगल बनाता है। बात क्लियर हुई? ठीक है ना। इसके बाद में अब आपको इस OP वेक्टर का, इसमें एक चीज और है वो लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर इक्वल टू कितना, हमें 6 यूनिट गिवन है। बात क्लियर हुई? ठीक है ना। देखो इसके बाद हमें इस पॉइंट P का स्थिति सदिश लिखना है, तो क्या करें, स्थिति सदिश निकालने के लिए देखो आपके पास मैग्नीट्यूड है, सिर्फ आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। बात क्लियर हुई? मैग्नीट्यूड तो है ना आपके पास 6 यूनिट, इस OP वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास गिवन है कितना, 6 यूनिट। अब आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। और आपको पता है कि अगर A वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो A कैप है, तो OP वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा भाई, OP कैप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्या कहते हैं हम, वेक्टर क्या होता है, अगर उसमें एक मैग्नीट्यूड हो और एक उसकी क्या हो, डायरेक्शन हो। तो यहाँ पर आपके पास मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है बेटा, डायरेक्शन फाइंड करनी है, और डायरेक्शन क्या है, OP कैप। ठीक है ना। अच्छा, OP कैप अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो OP कैप क्या लिखूंगा मैं, बोलो। अगर हमें क्या लिखना है, यूनिट वेक्टर लिखना है ना, OP वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, सिंपली देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा, LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आपके पास L का वैल्यू है, L इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ कॉस ऑफ 40 कितना देख एंगल 45 डिग्री, यानी 1/√2। मेरे पास M है कॉस ऑफ 60 डिग्री, कितना है भाई, 1/2। हमारे पास क्या नहीं है, N नहीं है, यानी कॉस गामा का वैल्यू नहीं है। तो ये तीनों वैल्यूज अगर हमारे पास आ जाएंगी तो हम OP कैप लिख देंगे। अगर OP कैप आ जाएगा तो हम OP वेक्टर भी लिख सकते हैं, और OP वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। बात क्लियर हुई? ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये वैल्यू गामा निकालना है, कॉस गामा का वैल्यू कितना होगा या N का वैल्यू क्या होगा। तो आपने वापस रिलेशन पढ़ा होगा, L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1। L² मीन्स क्या हो गया, 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस M² क्या हो गया, 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस N² क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। यानी कि यहाँ से कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/2। बात क्लियर है। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 2, यानी कि आपको कितना मिल जाएगा, ये 1/4 मिल जाएगा। यानी कि कॉस गामा अगर मैं यहाँ लिखूँ तो क्या मिलेगा मुझे, प्लस माइनस 1/2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। कॉस गामा क्या आ गया भाई, प्लस माइनस 1/2, या फिर मैं इसको क्या बोल दूँ, ये n का वैल्यू है। बात क्लियर हो गई ना। अगर हमने ये n निकाल लिया, इसका मतलब हम OP कैप लिख सकते हैं। तो अब देखो ध्यान से, OP कैप क्या हो जाएगा भाई, L का वैल्यू कितना है, 1/√2 I कैप, ठीक है ना, प्लस M का वैल्यू कितना है, 1/2 J कैप, प्लस N का वैल्यू कितना आया, प्लस माइनस 1/2। तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 1/2 K कैप। बात क्लियर है। OP कैप आ गया, क्या आप अब OP वेक्टर लिख सकते हो, यस लिख सकते हैं। OP वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, मॉडुलस ऑफ OP वेक्टर डॉट OP कैप। तो OP वेक्टर फाइनली क्या मिला, 6 × 1/√2 I कैप प्लस 1/2 J कैप प्लस माइनस 1/2 K कैप। बात क्लियर है। अगर आप चाहते हो तो 6 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली OP वेक्टर क्या आ जाएगा भाई, OP वेक्टर इक्वल टू 6 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 2 लिख सकते हैं ना, और अपॉन क्या मिलेगा, √2। तो इस √2 से अगर यहाँ देखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3/2। ठीक है ना। तो लिख दूंगा मैं डायरेक्ट क्या, 3/2 I कैप, 2 से ये 3 टाइम्स प्लस 3 J कैप प्लस माइनस 2 से 3 टाइम्स प्लस माइनस 3 K कैप।
तो फाइनली ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है ना। और शायद ये सी है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या है ये सेकंड का, यस सी। तो सी पॉइंट जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, यानी पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास आया वो कितना आया, ये 3√2 i कैप प्लस 3j कैप प्लस -3 k कैप। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज। घन के दो विकर्णों के मध्य में क्या कोण होगा वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले 3D कार्टेशियन प्लेन में हम क्यूब बना लेंगे, ठीक है ना, और देखते हैं कि किस तरीके से डायगोनल बनेंगे और क्या एंगल रहेगा उनमें। मान लो कि ये आपका कोई 3D कार्टेशियन प्लेन है, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा z एक्सिस। तो अब हम क्यूब बना रहे हैं, तो आप भी बनाओगे अपनी कॉपी पे क्यूब। हम सस्ता वाला बना रहे हैं, आप महंगा वाला बनाओगे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हमने बड़े ही चालाकी से एक क्यूब बनाया और इस क्यूब का नाम हमने रखा सस्ता वाला क्यूब, ठीक है ना। तो ये हमारा क्यूब बन गया। तो इसमें मैं पॉइंट दे देता हूँ, ये तो आपके एक्सिस हमने लिख दिए, ये हो जाएगा आपका O ओरिजिन, ये पॉइंट P हमने माना, और ये हमने R माना पॉइंट ये वाला, और ये वाला पॉइंट माना हमने S। तो 2 विकर्ण बनाने हैं, 4 पॉइंट हमने मान लिए, ठीक है ना। तो देखो इसमें ये जो पॉइंट S है वो तो YZ प्लेन में है, पॉइंट R जो है वो सिर्फ X एक्सिस पे है, ये तो ओरिजिन हो ही गया, और पॉइंट P जो है वो XYZ एक्सिस में है। तो अगर मैं इस क्यूब का एक साइड अगर A मान लेता हूँ कि माना ये जो साइड है वो इसका A है, तो सारे साइड्स A हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे ना। तो फिर इस पॉइंट R को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या ये पॉइंट R केवल X एक्सिस पे है, यस X एक्सिस पे है, तो इसमें Y और Z क्या हो जाएंगे भाई, 0 हो जाएंगे। तो पॉइंट R लिखा हमने। पॉइंट ओरिजिन लिखने में कुछ नहीं है, 0,0,0। पॉइंट P जो है वो हमने क्या कहा कि X Y Z तीनों प्लेन में है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भाई, पॉइंट P के A, पॉइंट S कहाँ है, YZ प्लेन में, यानी X 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा A। 2 विकर्ण बनाने हैं, एक विकर्ण तो बनेगा हमारा OP विकर्ण, ठीक है ना। कौन सा बनेगा भाई, OP विकर्ण बनेगा, और दूसरा क्या बन जाएगा हमारा RS। तो सबसे पहले OP विकर्ण बनाया, उसके बाद में एक RS विकर्ण बनाएगा जो इस लाइन को क्रॉस करते हुए जाएगा, ये जो OP लाइन है इसको कट करते हुए जाएगा। मान लो कि OP जो है वो इस तरीके से है और RS जो है वो इस तरीके से है, तो ये आपको काटते हुए दिख नहीं रहा, लेकिन ये एक दूसरे को इस तरीके से कट करेगा। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा ना, वो एंगल हमें फाइंड करना है, क्या बनेगा। तो आपके पास 2-3 फॉर्मूले हैं। एक तो कॉस ऑफ थीटा आपके पास है कि आपके पास कोई 2 वेक्टर्स हैं, उनके बीच में आप इस तरीके से कोई भी एंगल्स फाइंड कर सकते हो। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला आपके पास है कि आपके पास अगर स्केलर कंपोनेंट्स या डायरेक्शन रेशियोज हैं तो उसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो भाई, A1 A2 प्लस B1 A2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो इस तरीके से भी आप कॉस ऑफ थीटा फाइंड कर सकते हो। एक आपके पास तीसरा फॉर्मूला भी है कॉस ऑफ थीटा का, और वो क्या है कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है ना। और ये जो फॉर्मूला है वो दिक कोज्याओं के रूप में है, डायरेक्शन कोसाइंस के रूप में है, और ये फॉर्मूला हमने आपको ध्यान से देखो तो यहीं से निकाला है। तो यही फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है ना। अगर 2 वेक्टर्स हमें मिल जाते हैं तो उनके हम क्या निकाल लेंगे, दिक्कोज्या निकाल लेंगे, और दिक्कोज्याओं में क्या होगा, कॉस थीटा, इस तरीके से हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो देखो एक तो बनेगा आपके पास OP वेक्टर और एक बन जाएगा आपके पास RS वेक्टर। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू A, हमने मान लिया है ना, साइड ऑफ क्यूब क्या हो गया, A हो गया। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं OP वेक्टर, ठीक है ना। क्या लिख रहे हैं भाई, OP वेक्टर। तो ध्यान से देखो OP वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर पॉइंट P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट O। तो क्या मिलेगा हमें, सिर्फ AI कैप प्लस AJ कैप प्लस AK कैप, इस तरीके से। दूसरा वेक्टर क्या मिल जाएगा हमें, RS वेक्टर, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट S माइनस R, यानी क्या मिल जाएगा, माइनस A RS S माइनस R। तो माइनस AI कैप प्लस AJ कैप
प्लस ए के कैप, ये हमें मिल गया आर एस वेक्टर। बात क्लियर हुई? तो क्या हम डायरेक्शन कोसाइंस लिख सकते हैं ओपी वेक्टर के? यस लिख सकते हैं। क्या लिख रहे हैं हम? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी वेक्टर। बात क्लियर हुई? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी वेक्टर, या तो आप देखो ये वाला फॉर्मूला लगा लो या ये वाला फॉर्मूला लगा लो, ठीक है ना। तो हम डायरेक्शन कोसाइंस वाला लगा रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा भाई? आपको पता है कि L इक्वल टू क्या होता है? a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी a कितना है? a अपॉन ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर और सी स्क्वायर मीन्स भी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, यानी कि a अपॉन 3 अंडर रूट ए स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट के अंदर 3a स्क्वायर मिला, इट मीन्स a अपॉन अंडर रूट 3a मिलेगा। तो फाइनली क्या मिल गया? 1 अपॉन अंडर रूट 3। क्या? L इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। यहाँ से जो L मिला वो क्या मिल गया हमें? 1 अपॉन अंडर रूट 3। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी वेक्टर को हमने माना L1, ठीक है। M1 निकालेंगे तो M1 भी क्या यही हो जाएगा? सिमिलरली बोल सकते हैं हम, सिमिलरली कि भैया M1 भी कितना आ गया? 1 अपॉन अंडर रूट 3 एंड N1 भी कितना आ गया? 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो हमारे पास आ गए L1, M1 और N1। बात क्लियर हुई? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी वेक्टर लिखा। अब हम लिख रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर एस वेक्टर, ठीक है ना। इसी तरीके से फाइंड करेंगे कि L2 क्या हो जाएगा? a अपॉन अंडर रूट, फॉर्मूला तो ये चलेगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और a कितना है हमें? माइनस a गिवन है, माइनस a अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट मीन्स क्या मिल जाएगा हमें? माइनस a अपॉन 3 अंडर रूट ए, सॉरी अंडर रूट 3 a, यानी सिंपली क्या मिल गया? 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो L2 हमारे पास आ गया माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। समझ में आ रहा है ना? ये हमारा फॉर्मूला है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a कितना है? जो a है कितना? माइनस ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। सिमिलरली यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि M2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा भाई? अब देखो ये तो नेगेटिव मिला क्योंकि माइनस a था। अब ये दोनों क्या मिलेंगे? हमें पॉजिटिव मिलेंगे। तो कितने मिल जाएंगे? 1 अपॉन अंडर रूट 3 एंड N2 भी कितना मिलेगा? 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो अब आपको सिंपली क्या करना है? कॉस ऑफ थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसे मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, आप कॉपी कर लेना। तो यहाँ कर लेते हैं कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा भाई? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। हाँ भाई L1 कितना है? L1 कहाँ है? आपके आ गया अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू L2 कहाँ है? माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस M1 कितना है? 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है ना। M2 कहाँ पे है? M2 है 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है ना। प्लस N1 बोलो 1 अपॉन अंडर रूट 3, सब 1 अपॉन अंडर रूट 3 हैं। और N2 कितना है भाई? 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो सिंपली एक नेगेटिव और 2 पॉजिटिव है, तो कोई भी 2 काट दो आप, ठीक है ना। तो फाइनली यहाँ से कॉस ऑफ थीटा क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 3 मीन्स 1 अपॉन 3, यानी थीटा इक्वल टू आ गया आपके पास कॉस इनवर्स 1 अपॉन 3। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा है ये? डी। तो आंसर डी जो है वो करेक्ट आंसर है, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरीके से हम किन्हीं भी 2 विकर्ड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 3i कैप बी, ठीक है ना। 3i कैप कोई हमें सदिश दिया हुआ है, उसके हमें डायरेक्शन कोसाइंस लिखने हैं। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लो कि लेट a वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है? डायरेक्शन कोसाइंस, यानी कि L इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और a कितना है? 3 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 3 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर, है ना, यानी कि क्या मिलेगा आपको? 3 मिलेगा। तो L इक्वल टू आ गया आपके पास 1। बात क्लियर हुई। M इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी कितना है 0 अपॉन आप कोई भी वैल्यू लिख दो, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा, सिंपली 0 मिलेगा। एन इक्वल टू सिमिलरली क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी भी आपके पास 0 है और नीचे कोई भी वैल्यू हो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस अगर मैं बोलूँ तो क्या मिले हमें, एल इक्वल टू 1, एम इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 0। तो इसके अंदर जो आंसर है वो हो जाएगा बी हो जाएगा। आंसर कौन सा हो गया इसके लिए, बी, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये आप लोग सॉल्व करोगे कॉपी पे, ठीक है ना। मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ। हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन दिस इज, ठीक है ना। आपको वेक्टर फॉर्म लिखना है इस लाइन का। तो सिंपली आप अगर इसमें देखो तो वेक्टर फॉर्म आपके लिए क्या मिलेगा, जो फर्स्ट ए है, जो ए है पॉइंट ए, वो ऑप्शन ए सही है इसमें ना, वो आपका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा इस लाइन क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ लेमडा, ठीक है ना। तो लेमडा का वैल्यू अगर फाइंड करना है आपको, तो आपको पता है कि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो यानी कि एक वेक्टर को अगर आप ए वेक्टर मानो, दूसरे वेक्टर को बी वेक्टर मानो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो सिंपली वहाँ से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 करके आप लेमडा का वैल्यू वहाँ से फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स एंड द लाइन दिस, ठीक है ना। दो लाइन्स आपके पास गिवन है, उनके आपके बीच में शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, जो बी वेक्टर है उन दोनों वेक्टर्स का, उन दोनों लाइन्स की इक्वेशन में जो बी वेक्टर आपको मिलेगा, वो अगर वो बी वेक्टर इक्वल है तो पैरेलल वाली कंडीशन वाला, ठीक है ना। अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं तब जो शॉर्टर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अगर दोनों लाइन्स स्क्यू लाइन्स हैं तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बी वेक्टर दोनों का ही क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। यानी कि आपको दिया गया है b1, इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है कि r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, एंड आपको एक इक्वेशन ये गिवन है a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। बात क्लियर हुई। तो सिंपली दिखाई दे रहा है आपको दोनों वेक्टर्स, अगर ये b वेक्टर अलग अलग हैं तो स्क्यू लाइन्स वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, ठीक है ना। तो शॉर्टर डिस्टेंस क्या होता है उसके, इसमें a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो सिंपली आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एंगल बिटवीन द लाइन्स एंड अ प्लेन, है ना। प्लेन और लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो साइन थीटा से हम निकालते हैं। b वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ b वेक्टर मॉडुलस ऑफ n वेक्टर, ठीक है ना। प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है n वेक्टर, है ना, परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा ये n वेक्टर, और कोई भी लाइन अगर जा रही है तो उसका पैरेलल वेक्टर, है ना। इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, ऑन प्लेन और उस लाइन्स के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम फाइंड करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू b वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ b वेक्टर मॉडुलस ऑफ n वेक्टर। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करेंगे बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ इक्वेशन lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन, नॉर्मल फॉर्म है भाई, ठीक है ना। और यहाँ पर ए बी सी की जगह पे क्या दिया हुआ है, एल एम एन, यानी डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस हमें गिवन है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन कोसाइंस जब होते हैं तो हम बोलते हैं कि उसमें एन कैप हमें मिला, यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर हमें मिला। तो उसने कहा कि इफ इक्वेशन दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो हमें निकालना है। तो देखो सबसे पहले ए पढ़ो आप, क्या कह रहा है, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो बिल्कुल सही बात है भैया, डायरेक्शन कोसाइंस ही होते हैं एल एम एन, है ना, नॉर्मल के। बात क्लियर होगी। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। बी कह रहा है कि पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस पी को हमने क्या कहा, जब यहाँ पर हमारे पास एल एम एन मिलेंगे, या फिर क्या बोले हम, जब यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल यूनिट वेक्टर मिलेगा तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। तो इस केस में यहाँ पर एल एम एन हमें गिवन है, तब इस केस में ये क्या हो जाता है, पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो जाता है। तो यस, पॉइंट बी भी बिल्कुल सही है, ये दोनों पॉइंट सही हैं। और पॉइंट नंबर डी, सिंपली आप देखो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, इक्वल टू 1, ये होता ही है। तो बात करते हैं पॉइंट सी की। कह रहा है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ पी, पी के हर मान के लिए प्लेन पासेस थ्रू द ऑरिजिन, प्लेन जो है वो मूल बिंदु से होकर पास होगा। अब एक बात देखो आप, मान लो कि ये आपके पास 3D कार्टेशियन प्लेन है और ये आपके पास एक प्लेन आ गया
ये वाला, और इसकी मूल बिंदु से दूरी है P, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कह रहे हैं। अगर ये P इक्वल टू 0 मैं बोलूँ कि P इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, वो प्लेन कहाँ चला जाएगा, बिल्कुल ऑरिजिन पे। तो उस केस में ये प्लेन ऑरिजिन से पास होगा। अगर भैया P का वैल्यू हमने कुछ भी रखा ना यहाँ पर, कुछ भी, तो ये प्लेन जो है वो ऑरिजिन से पास नहीं होगा, ऑरिजिन से दूर हट जाएगा वो, ठीक है ना। मतलब यहाँ तो ऑरिजिन था, मतलब ये प्लेन मान लो अभी यहाँ पर है, ठीक है ना। अगर P इक्वल टू 0 मतलब कतई कहाँ चला गया, ये ऑरिजिन पे। अब ऑरिजिन से दूर कब होगा, जब ऑरिजिन से डिस्टेंस बढ़ेगी किसकी, प्लेन की। बात समझ में आ रही है ना, कि कोई भी कोना पकड़ लो आप दीवार का, है ना, वहाँ आप हाथ रख के देखो, अगर आपने मार्कर लगा दिया अपने हाथ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो आपका हाथ मूल बिंदु पे नहीं पहुँचेगा। अगर ये आप 0 कर दोगे इस डिस्टेंस को, तो आप कहाँ रख दोगे अपने हाथ, उस ओरिजिन पे रख दोगे, मतलब प्लेन कहाँ से पास हो जाएगा उस समय पे, ओरिजिन से। तो क्या बोलेंगे कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ P प्लेन पासेस थ्रू द ओरिजिन। ये गलत बात है भाई, जब P का वैल्यू 0 होगा ना, 0, तभी जो प्लेन है वो कहाँ से निकलेगा, ओरिजिन से निकलेगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इसमें आप पॉइंट C ये सही हो जाएगा, ठीक है ना, जो पूछा है उसके हिसाब से पॉइंट C इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसे आंसर बनाओगे अपना, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, अ प्लेन मीट्स एक्सिस इन A, B एंड C सच दैट सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज 1 2 3, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज। देखो सेंट्रॉइड की जब भी बात होती है ना, तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन लेना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हमें मिला भाई, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ये वाला प्लेन हमें लेना है। दूसरी बात, सेंट्रॉइड की बात कर रहा है, इसका मतलब मान लो कि 3D कार्टेशियन प्लेन में आपने बनाया एक प्लेन कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसका कोई सेंट्रॉइड है मान लो P, जिसके कोऑर्डिनेट्स उसने दे दिए हमको क्या, 1, 2, 3 उसने कहा ये तो। लेकिन अब हमारा ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस में इस पॉइंट को अगर आप A कहो, इस पॉइंट को अगर आप B कहो, इस पॉइंट को अगर आप C कहो, तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, A, 0, 0, इसके हो जाएंगे 0, B, 0, इसके हो जाएंगे 0, 0, C। बात क्लियर हुई। जब हमारे पास ये पॉइंट्स गिवन होते हैं, तो उस केस में देखो गिवन क्या है भाई, ट्रायंगल ABC क्या कह रहा है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज कितना, 1, 2, 3, है ना। लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, अब ये तो उसने क्वेश्चन ने कहा कि भाई इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो पॉइंट P है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंगली, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम क्या बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एक और सेंट्रॉइड निकलेगा जो इन पॉइंट से बनेगा। बात क्लियर आ रही है, ठीक है ना। तो बाय द इक्वेशन ऑफ प्लेन सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज, हम क्या बोल सकते हैं भाई P को, कि P हमें क्या मिलेगा, आपको बताया था मैंने क्या, A प्लस 0 अपॉन 3, इस बिंदु P का x हो जाएगा, मतलब x क्या बोलूँगा मैं, A/3। बात क्लियर हो रही है। यहाँ पर 0 प्लस B प्लस 0 अपॉन 3, इस P का क्या बन जाएगा, ये y बन जाएगा ना, 3 है ये, क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। तो इसका मतलब P x, y, z होता है ना, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x, y, z, और z क्या मिलेगा हमें, C/3। अच्छा यहाँ पर भी ये पॉइंट P है, x, 1, 2, 3, और यहाँ पर भी ये पॉइंट P है, A/3, B/3 और C/3। इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या बोले हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्योंकि दोनों ही कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, P के हैं। अगर ये P के हैं तो ये भी P के हैं, अगर ये x है तो ये भी क्या है, x है। इसका मतलब इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि A/3 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, B/3 इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, C/3 इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ से A इक्वल टू आपके पास आ गया 3, B इक्वल टू आपके पास आ गया 6 और C इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 9।
ठीक है ना। तो सिंपली इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ से आपके पास ए बी सी के मान आ गए, तो क्या मिल जाएगा x/3 प्लस b/6 प्लस c/9 इक्वल टू 1। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सिर्फ आपको एक तो इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड हमें गिवन था P1 2 3, फिर हमें इस प्लेन की हेल्प से जो सेंट्रोइड बन रहा है, ठीक है ना, वो सेंट्रोइड निकालना है इस तरीके से। उसके बाद में इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख के इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स भी क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट P सेम है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हैं, सेम है, यानी ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ से a = 3, b = 3 और c = 3 वैल्यूज आपने कहाँ पुट कर दी, इक्वेशन में, ठीक है ना, प्लेन के इक्वेशन में। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है पासिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स r p and q, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट q एंड परपेंडिकुलर टू pq, ठीक है ना। तो देखो समझो ध्यान से, उसने हमें 2 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश हमें दिए हैं। उसने कहा है कि आपको प्लेन का इक्वेशन लिखना है जो बिंदु Q से होकर गुजरता है और PQ के क्या है, परपेंडिकुलर है। बात क्लियर हुई। तो इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख लेते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। क्या लिख रहे हैं हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, जिसको हमने कहा OP वेक्टर या A वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q इज इक्वल टू OQ वेक्टर या इसे हम कहें B वेक्टर इज इक्वल टू -4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इस तरीके से फिर ध्यान से समझेंगे कि उसने हमसे एक समतल का इक्वेशन लिखने बोला जो बिंदु Q से होकर पास हो रहा है और इस PQ के क्या है, परपेंडिकुलर है। बात क्लियर हुई। देखो ध्यान से समझेंगे कि मान लो ये एक प्लेन है और ये है पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं कितने, -4 -2 1, -4 -2 1। तभी तो इस पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर ये हुआ, ठीक है ना। और उसने कहा कि एंड परपेंडिकुलर ऑफ PQ। तो मान लो कि ये पॉइंट है कोई P और ये इसके परपेंडिकुलर है PQ के। किसके परपेंडिकुलर है भाई, PQ के ये परपेंडिकुलर है। यानी कि नॉर्मल वेक्टर हमें एक चाहिए होता है प्लेन का इक्वेशन लिखते समय, तो वो नॉर्मल वेक्टर हमें कौन देगा, PQ वेक्टर देगा, है ना। अगर मैं फाइंड करूँ PQ वेक्टर तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। पोजीशन वेक्टर पॉइंट Q क्या है भाई, -4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप माइनस साइन पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। और यहाँ से हमारे पास PQ वेक्टर कितना आ जाएगा, -4 -2 -6i कैप -2 -1 ये हो जाएगा -3j कैप -2 -1 -3j कैप k कैप -3j कैप यानी कि -2k कैप। इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया PQ वेक्टर। बात क्लियर हुई। तो देखो हमें उस प्लेन का इक्वेशन लिखना है जो बिंदु Q से होकर गुजरता है। आपने एक बिंदु रूप पढ़ा होगा, है ना, x माइनस x1 इंटू प्लस y माइनस y1 और z प्लस z माइनस z1, ठीक है ना। यानी कि जो पॉइंट से ये पास होता है उस पॉइंट को हम x y z से माइनस कर देते हैं। जिस पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है एक बिंदु रूप में हम क्या करते हैं कि भाई जिस पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है, उसने पूछा कि भाई इस पॉइंट से पास होता है तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो उस समय पे हम क्या करते हैं, उस पॉइंट से जो पास हो रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम x y z में से माइनस कर देते हैं। ये हमने एक बिंदु रूप में समझा था। किस तरीके से आया ये भी हमने समझा, यहाँ से d भी हमें मिलेगा ये भी हमने समझा। बात समझ में आ रही है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने d तो नहीं लिखा, जब हम कोई पॉइंट माइनस करते हैं ना x y z में से तब हम d नहीं लिखते हैं, d अपने आप बनता है। कैसे बनेगा, जब आप क्या करोगे, अच्छा आपने a तो लिखा ही नहीं, a b c, जब आप क्या करोगे a x1 करोगे, आप क्या करोगे b y1 करोगे, क्या करोगे c z1 करोगे, है ना।
आपकी जनरल इक्वेशन क्या थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। लेकिन आपने एक 1 पॉइंट रूप में या फिर एक बिंदु रूप में इक्वेशन क्या लिखी, ए जिस पॉइंट से पास होता है उस पॉइंट को आपने एक्स वाई जेड में से माइनस किया, यानी कि x माइनस x1 किया, बात समझ आ रही है, प्लस y माइनस y1 किया, प्लस सी जेड माइनस Z1 किया, इक्वल टू आपने 0 लिखा। ये डी नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं इनको सॉल्व करूँगा ना, ए x1 को, बी वाई1 को, सी Z1 को, तो एक कांस्टेंट टर्म हमारे पास आएगी जो डी के रूप में होगी। बात क्लियर हुई। चलो ये तो थी जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर देखो एक वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हमें इक्वेशन कौन सी लिखनी पड़ेगी, नॉर्मल फॉर्म वाली। और नॉर्मल फॉर्म वाली इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। बात क्लियर हुई। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगी, देखो आर वेक्टर में से, इसी में होते हैं ना एक्स वाई जेड, क्या माइनस करेंगे, जो जिस पॉइंट से होकर प्लेन पास हो रहा हुआ, और वो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू का क्या है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर, तो आर वेक्टर माइनस क्या करेंगे भाई, बी वेक्टर करेंगे। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है ना, कि भाई जो भी जिस बिंदु से पास होता है उस बिंदु को हम एक्स वाई जेड में से माइनस करेंगे। और हमारे पास यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है, आर वेक्टर। आर वेक्टर के अंदर क्या आते हैं, एक्स वाई जेड आते हैं। डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। हमें डी नहीं लिखना है इस केस में, क्योंकि डी तो ऑटोमेटिक बनेगा, हम डी नहीं लिखते हैं क्योंकि डी अपने आप बन जाता है। चलो ये हमने किया। एन वेक्टर क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर। एन वेक्टर क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर। तो सॉल्व करते हैं इसको, क्या मिलेगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, या बोलो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर। बात क्लियर हुई। तो करेंगे इसको आर वेक्टर डॉट, अच्छा एन वेक्टर हमने क्या माना, पी क्यू वेक्टर को, ठीक है ना। तो सिंपली पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर क्या है, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू, माइनस 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप डॉट एन वेक्टर वापस पी क्यू वेक्टर 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। एक बार चेक करेंगे कैमरे में, हाँ ये सारा ठीक है ना। तो ये हमें मिला। अब देखो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी मिलना चाहिए ना, और आपको डी मिलेगा जब आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो, तो आपको क्या मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। यानी वो जो डी जो इक्वेशन में होता है वो ऑटोमेटिक ही आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आगे आप सॉल्व करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये मिलेगा आपको आर वेक्टर डॉट 6 आई कैप माइनस 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप, माइनस 2 ही है ना, हाँ माइनस 2 के कैप इज इक्वल टू, इधर आपको करना है डॉट प्रोडक्ट, यानी 6 इंटू 4 24, 3 इंटू 2 यानी प्लस 6, ठीक है ना, 2 इंटू 1 यानी माइनस 2। ये मिल गया आपको। तो ये आपको मिल जाएगा आर वेक्टर डॉट माइनस 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप इज इक्वल टू, ये जगह 30 माइनस 2, यानी आर वेक्टर डॉट माइनस 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप इज इक्वल टू 28। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा, एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू क्या हो जाएगा, ये क्या बोलेंगे इसको, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, या फिर आप इस बात को यहाँ लिखेंगे हम, है ना, यहाँ ना लिखते हुए, ये तो आपकी इक्वेशन जो थी फाइनली वो आ गई। अगर जो बुक में दे रखा है उससे मैच करना है तो आर वेक्टर डॉट माइनस 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप माइनस 28 इक्वल टू 0 आपको मिल जाएगा। और ये ऑप्शन है आपका, बता देते हैं, क, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अच्छा यहाँ से उसने, अब क्या करो, माइनस साइन आप कॉमन ले लो, माइनस साइन कॉमन लेके उसने क्या किया, इधर भेज दिया, तो ये नेगेटिव हो गया, इधर लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। या सिंपली आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो सब में से, ठीक है ना, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, उसको कहाँ भेज दिया आपने, 0 में। तो फाइनली ये जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा, और ये आंसर आपका ग, है ना, ग। और यहाँ हम वो लाइन लिख देते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू
पॉइंट Q एंड परपेंडिकुलर टू PQ वेक्टर, और वो क्या है, ये वाली इक्वेशन। बात क्लियर हुई? ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसमें जो बेसिक कंसेप्ट था वो यही था कि आप किसी भी बिंदु से पास होने वाले समतल का समीकरण क्या लिखते हो, वो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। बात क्लियर हुई? ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको, यहाँ आंसर आप करेक्ट कर लेना, कॉपी करेंगे।